ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश वाला टॉपिक। और उसमें यह था किसी भी अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर हट रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है, एम ई, ये होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, बताओ कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जो ले रहे थे उस टाइम इसमें -28 लिख रहे थे, और प्रोटॉन द्रव्यमान लिख रहे थे इसको 1.67 इंटू 10⁻24 24 रहे ग्राम में था, और यहाँ किस में ले रहे हैं हम, किलोग्राम। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में सारी मात्रक पत्तियाँ चलेगी वो कौन सी, एम के एस और एस आई। केमिस्ट्री में आपके जो चलती है वो किस में चलती है, सी जी एस पत्तियाँ ही चलती है। अब इसमें देखो, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एन, इस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। अब उस कंडीशन में जो आवेश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस एन ई के बराबर होगी। अब इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, बताओ द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। यानी कि इसका जो है वो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धनात्मक आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा कम होता है। परंतु ये कमी इतनी कम है कि हम इसको लगभग नगण्य मान सकते हैं। कम कितना, वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना है, एम ई, टोटल हटे कितने, एन, तो द्रव्यमान में जो कमी आएगी उस कमी का मान कितना होगा, एन इंटू एम ई के बराबर होगा। और वहीं अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। उसमें ऋण आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धन आवेशित होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोटॉन संख्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी। यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में अब अधिक है, ये कंडीशन आ जाती है। और द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी और द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट नोट कर लो, कल से आगे ये सारे पॉइंट याद रखने और उस पॉइंट पर इक्वेशन आएंगे आपके। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दे देंगे आपको कि एक वस्तु धनावेशित हो रही है तो उसके द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन, कमी, कमी का मान, वृद्धि, वृद्धि का मान, ये ऑप्शन दे देंगे आपको। समान अवस्था में क्या होता है, आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है। अब एक प्रश्न जो कई बार छोटा प्रश्न बनता है कि अगर एक साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताओ, आकार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। बस सिंपल चीज। अगर एक साबुन के बुलबुले को अनावेशित है, उस टाइम उसकी त्रिज्या मान लो कितनी है, आर है। जैसे ही उसको आवेश दोगे, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। चाहे धन आवेश दो चाहे क्या दो, ऋण आवेश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका जो साइज है वो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस पर एक लिमिट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये लिख लो। अब एक और पॉइंट, साबुन का बुलबुला
कलरफुल दिखाई देता है, उसका क्या कारण है? विवर्तन, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। विवर्तन में तो फिर ये होता कि साबुन के बुलबुले पर एक का चमकीली धारी बनती, एक काली धारी बनती, पट्टियां बन जाती फिर। ठीक है, असल में विवर्तन जो है वो व्यतिकरण का ही कॉम्बिनेशन है। देख लिया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें। अगर किसी भी वस्तु को चार्ज दिया जाए तो उस पर चार्ज किस प्रकार से रहता है? आवेश वितरण। ये टॉपिक हालांकि आपने स्कूल में कहाँ पढ़ा था? गाउस नियम से जस्ट पहले था। किसी वस्तु को आवेश हम कितने प्रकार से दे सकते हैं? एक तो लीनियर, रेखिक आवेश वितरण। दूसरा कौन सा था? पृष्ठीय। आपको केवल मात्रक याद रखना है, ठीक है? आवेश चार्ज लेयर। और एक कौन सा? आयतन। तीन कंडीशन में। ये पहला कौन सा? रेखीय, लीनियर। दूसरा कौन सा? पृष्ठीय, ठीक है। और तीसरा कौन सा? आयतनी कंडीशन में। और इसके लिए जो हम लेते हैं वो लेते हैं घनत्व। क्या लेते हैं? घनत्व। हालांकि इस प्रश्न पर, टॉपिक पर प्रश्न आने की संभावना नहीं है, और हो सकता है और भी प्रश्न दे दे कोई, या आपको एक कंडीशन एक आगे आएगी, इसमें इस कंडीशन में प्रश्न बनता है वो देखो। मान लो इस पर आवेश वितरित है और एक छोटे से पार्ट पर जिसकी लेंथ लेंथ कितनी? dl, और उस पर आवेश कितना? dq। तो dl लेंथ पर चार्ज कितना है? dq। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा? dq अपॉन dl। और उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व। क्या कहेंगे? रेखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कंडीशन होगी। अब इस सरफेस पर आवेश है और इस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लें जिसका एरिया कितना है? डी ए, और इस पर आवेश कितना है? डी क्यू। तो यूनिट पर कितना होगा? डी क्यू अपॉन डी। और इसको हम कहते हैं सिग्मा। हाँ, सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा ये पूरे आयतन वितरित है। तो एक छोटा सा ब्लॉक लें इसके अंदर और उसका आयतन कितना? dv, और इस पर आवेश कितना? dq। तो इसका रो बराबर कितना हो जाएगा? dq अपॉन dv। अब इसका जो प्रश्न बनता है वो क्या है? देखो, मात्रक आपको याद होना चाहिए। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर, और इसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका कूलाम पर मीटर क्यूब। बस नोट कर लो ये। अब प्रश्न जो आएगा एक तो मात्रक वाला ही पूछेगा, ध्यान रखना। सबसे शॉर्ट सिलेबस फिजिक्स का है, ठीक है। कृपा अटकेगी न्यूमेरिकल प्रश्न करने में।
लिख लिया। अब जो लास्ट एग्जाम एक प्रश्न आया था, हाँ, आवेशन की विधियां कितनी थी टोटल? 3 थी। कौन कौन सी थी? तीन विधियां थी, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग कितने थे? 3। पहली कौन सी थी? घर्षण। क्या करते हैं, घिसते हैं, वो अपन नहीं देखना, सिर्फ याद रखना है कौन सी उसमें कंडीशन क्या है। हाँ, दूसरी कौन सी? प्रेरण, इंडक्शन। तीसरी कौन सी? चालन, कंडक्शन। ये 3 मेथड थे। अब इन तीनों में एक चीज ध्यान रखना है, कौन सा मेथड किस प्रकार के मटेरियल के काम में आता है। घर्षण वाली विधि सिर्फ और सिर्फ कुचालक के लिए ही काम की है। कारण क्या है? अगर दो सुचालक वस्तुएं आपस में घिसोगे, ऊष्मा उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, पर दोनों आपस में क्या है? टच में। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक वस्तु पर अधिक रह पाएंगे? नहीं, वापस आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। इस कारण से ये जो घर्षण विधि है वो चालक के लिए काम की नहीं है, केवल और केवल किसके लिए काम की है? कुचालक के लिए। किसके लिए काम की है? कुचालक। केवल और केवल इंसुलेटर के लिए ही काम की है। अब एक चीज और, दो वस्तु को आपने घर्षित किया, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी पर गए हैं, बताओ दोनों पर आवेश की प्रकृति एक जैसी होगी या विपरीत होगी? नेचर अलग होगा, ऑपोजिट नेचर होगा। एक पर धनावेश, दूसरे पर क्या होगा? ऋणावेश। पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा या अलग होगा? बराबर। एक पर 100 इलेक्ट्रॉन हटे तो दूसरी पर 100 इलेक्ट्रॉन क्या है? गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दो वस्तुओं को आपने घर्षित किया, पहली पर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश, और दूसरी पर क्या आएगा? ऋण आवेश। और इस पर जो आवेश आएगा उसकी वैल्यू कितनी? Q1, और इस पर वैल्यू कितनी है अगर? Q2। तो दोनों की वैल्यू यहां पर क्या होगी? बराबर। यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होगा? बराबर। और या कह सकते हैं कि दोनों पर जो चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो हमेशा किस में रहेगा? 1:1 में। इस पर जो आवेश आएगा वो मान लो कितना आ रहा है? +Ne, तो इस पर कितना आएगा? -Ne। पर चार्ज का जो रेशियो है वो हमेशा किस में आएगा? 1:1 में ही रहेगा। ये कंडीशन है। अब दूसरा है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि केवल और केवल किसके लिए काम की है? चालक के लिए। किसके लिए काम की है? चालक। क्यों काम की वो देखो आप। इसका कारण ये है कि कुचालक भी आवेशित तो हो जाएंगे, पर मामला काट के देखो, ये पहली वस्तु है और मान लो इस पर कैसा है? धनावेश से। पास में दूसरी वस्तु रख दी जो न्यूट्रल है, उदासीन, कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या करेगी? इसके ऋण आवेश को अपनी ओर खींचेगी। ऋण आवेश को इसने अपनी ओर खींच लिया, और सेकंड इसके साइड में, अपोजिट साइड में किसकी परत बन जाएगी? धनावेश की। अब आप इसको अर्थ करोगे, भू संकृत कंडीशन लोगे, बताओ क्या ये धनावेश यहाँ अर्थ होगा? अगर कुचालक है तो क्या कुचालक में आवेश का प्रवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या धनावेश अर्थ होगा? नहीं होगा। क्या आप इस आवेश को हटा पाओगे? नहीं। तो बताओ वस्तु पर नेट आवेश कितना रहेगा? 0। इसलिए कुचालक को हम इंडक्शन मेथड से आवेश चार्ज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम इसको नहीं हटा सकते। तो कुचालक पदार्थ को प्रेरण विधि से आवेशित नहीं किया जा सकता है, ये कंडीशन है। और अगर वहीं ये वस्तु चालक होती तो ये धनावेश या अर्थ हो जाता, फिर वस्तु पर केवल और केवल क्या बचता? ऋण आवेश ही बचता। तो इसमें केवल और केवल किसको चार्ज कर सकते हैं? चालक को। अब एक चीज और,
जब इसमें चालक को आवेशित कर दिया, मान लो ये चालक वस्तु है और इसमें से अर्थ कर दिया, अर्थ करते ही ये पूरा आवेश हट गया। अब वस्तु पर कौन सा आवेश बचा? नेगेटिव। इस पर यहां पर अगर हमने आवेश का मान कितना है? क्यू नॉट, तो इस सेकंड पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो हमेशा क्यू नॉट से कम ही रहेगा, ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो जो प्रेरित आवेश है उसका मान हमेशा क्यू नॉट से क्या रहेगा? कम ही रहेगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी इंडक्टिव जो चार्ज है वो आवेशित वस्तु की तुलना में हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। ये भाषा के रूप में पॉइंट बनता है। अब डायग्राम बना रहा हूं, उसमें देख लेना कैसे देख। ये पहली वस्तु है, इस पर आवेश है और मान लो कितना आवेश है? क्यू नॉट। दूसरी वस्तु को आपने इस पर आवेशित कर लिया और इसको आपने भू संपर्कित कंडीशन में रखा हुआ है, आवेश चला गया पूरा पूरा, और इस पर आवेश का मान कितना रह गया? क्यू। और यहाँ ध्यान रखना कि इसमें जो क्यू की वैल्यू है वो हमेशा क्यू नॉट से क्या होगी? कम होगी, ये ध्यान रखना। और तीसरा बचा चालन वाला। मान लो ये पेन है, कुचालक है, इस पर आवेश उत्पन्न कर दूं। चालक में क्या है? टच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टच करना। स्पर्श विधि, कौन सी विधि है? स्पर्शी, टच मेथड है, क्योंकि टच करोगे तभी इसका आवेश पूरा पूरा दूसरी वस्तु पर जाएगा, अन्यथा आवेश ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी जो है वो चालक है। कैसी है? चालक है। कई बार देखा गाड़ी के हाथ लगा, दरवाजे हाथ लगाते हैं, या बाहर चेयर पड़ी प्लास्टिक वाली हवा में पड़ी खुली, अचानक हाथ लगाते हैं, झटका लगता है। तो वो क्यों लगता है? चेयर जो बाहर पड़ी थी वो हवा से फ्रिक्शन कंडीशन में थी, वायु के कण उसे टकरा रहे थे और उसके कारण क्या हो गई? आवेशित हो गई थी। क्या हो गई थी? आवेशित। जैसे ही हम हाथ टच करते हैं वो आवेश सीधा चेयर से हमारे हाथ पर क्या होता है? सीधा स्पर्श हो रहा है, प्रवाह होता है आवेश का। जैसे आवेश फ्लो होगा हमें अचानक से क्या लगता है? स्पार्क कंडीशन, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और झटका महसूस होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो वो चालन विधि, तो उसमें आवेश हमारा शरीर क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, ये कंडीशन। तो चालक विधि को इसमें भी केवल और केवल कौन से आवेशित होंगे? चालक ही होंगे। कुचालकों को आवेशित करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? घर्षण। चालकों को आवेशित करने की विधि कौन सी है? प्रेरण और चालन। प्रश्न ये पूछ लेता है कि कौन सी विधि द्वारा कुचालकों को आवेशित कर सकते हैं? वो अलग अलग नाम देते, कौन सा होगा? घर्षण विधि। और बाकी इन दोनों विधियों से हम चालकों कर सकते हैं। क्या चालक को आवेशित घर्षण विधि से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चालक वस्तु घर्षण विधि से कभी भी आवेशित नहीं होंगे। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, एक चालक और दूसरा कैसा हो? कुचालक। तो रेयर कंडीशन हो सकती, बाकी अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अब चालन में क्या होगा देखो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु टच करें, उस कंडीशन में आवेश ट्रांसफर होगा। मान लो ये पहली वस्तु है और इस पर आवेश है पहले कितना है? क्यू है। कितना आवेश है? क्यू आवेश है। ये पूरा का पूरा आवेश इस पर है। फिर दूसरी वस्तु को इससे टच कर दिया तो आवेश पहली से किस पे जाएगा? दूसरी पे जाएगा। और उस स्थिति में टच करने के बाद दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। पर प्रकृति दोनों पर कैसी होगी? समान होगी। अगर एक उदासीन वस्तु को, ये कैसी है? उदासीन को आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाया जाए तो उदासीन वस्तु भी क्या हो जाएगी? आवेशित। पर उस पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी? जो आवेशित वाली थी वही सेम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इससे और खींच ले या और भेज दे, नहीं करेगा। ये अपने धनावेश को इस तरफ देगा। हाँ, इसने धनावेश को इस तरफ भेजा, इसका रियल अर्थ क्या है ये बताओ। दोनों वस्तु धनावेशित हो गई। मान लो ये पहली वस्तु ए, दूसरी वस्तु कौन सी है? बी। बताओ इलेक्ट्रॉन किस से किस पर ट्रांसफर हुए? ए से बी पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी थी, इसने इलेक्ट्रॉन बी से खींच लिए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर असल में बी से ए पर हुआ है। एक धनावेशित वस्तु को, ये पॉइंट ध्यान देखो सीधा, धनावेशित वस्तु को उदासीन से अगर स्पर्श करवाया जाए तो यह उदासीन वस्तु से क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लेगी। और इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए हैं तो ये भी कैसी हो जाएगी? धनावेशित। और इस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। तो इस पर आवेश का मान अब हो गया Q1 और इस पर आवेश का मान कितना हो गया? Q2। ये कंडीशन आती है। और ये आवेश का प्रवाह जो हो रहा है, अब कितना मान किस पर रहेगा वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो वस्तुओं का आकार क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और एक पहले से आवेश कितना है, क्योंकि आकार के आधार पर होगा विभव अंतर। क्या होगा? विभव। अगर दो बराबर आकार की वस्तुएं हैं, एक पर आवेश है दूसरी उदासीन है, टच करवाएं और अलग कर लें, बताओ दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर रहेगी या नहीं रहेगी? आकार बराबर हो तो दोनों पर आवेश बराबर वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बराबर, यानी औसत आवेश आ जाएगा, दोनों आधा आधा कर लो, पूरा इक्वल हो जाएगा। तो अब इस पर दोनों देखो, दोनों वस्तुएं समान प्रकृति की आवेशित हो जाएगी। कैसी होगी? समान प्रकृति। तो ध्यान रखना, चालन विधि में आप दोनों वस्तुओं को जो आवेशित कर रहे हो चालन द्वारा, दोनों पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी? एक समान होगी। ये नहीं ऑपोजिट जो है चार्ज कंडीशन नहीं आएगा, इस पर आवेश समान प्रकृति का ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बना लो ये। लिख लिया? इस बार एक प्रश्न आया था आपके, दो वस्तुओं को, आवेशों को बीच में बल लग रहा है F है, उन्हें स्पर्श करवा के वापस रखने पर बल का मान क्या होगा, था वो कंडीशन? उस टाइप कंडीशन देखो, एक अगर दो वस्तुएं हैं, ये पहली वस्तु है A और दूसरी वस्तु कौन सी है? B। इस पहली पर आवेश कितना है? Q1। दूसरी पर आवेश कितना है? Q2। और कंडीशन ये है कि ये दोनों ही जो है वो साइज में दोनों सेम है, और इन दोनों जिससे ये बनी हुई है उसका मटेरियल भी क्या है? सेम है, समान आकार और समान पदार्थ की है। दो वस्तुएं, पहली पर आवेश कितना है? Q1, दूसरी पर कितना है? Q2। अगर इन दोनों को स्पर्श करवाया जाए, क्या करवाया जाए? स्पर्श, तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। और आकार अगर सेम है तो आवेश का पुनर्वितरण होने के बाद जो आवेश का मान दोनों पर बचेगा वो आवेश का मान भी सेम ही बचेगा। ये ध्यान रखना, दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। पर इक्वल होगा कितना वो देखो, हाँ, पहली पर आवेश कितना है? Q1, दूसरी पर कितना है? Q2। टोटल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2, और ये दोनों पर डिवाइड हो जाएगा, यानी इस पर जो आवेश बचेगा
उस आवेश का मान कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। दोनों पर आवेश का वितरण क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर आकार सेम नहीं है तो फिर मामला जाएगा विभव वाली कंडीशन में। किस में जाएगा, विभव वाली में। ये तो पहली कंडीशन। सेकंड, अगर आकार सेम नहीं है, ये पहली वस्तु ए और ये कौन सी दूसरी वस्तु बी, इस वस्तु पर आवेश कितना है Q1, इस पर आवेश कितना है Q2, और इनका आकार समान नहीं है, आकार क्या है, असमान है। उस कंडीशन में अगर आप स्पर्श करवाओगे और स्पर्श करवाने के बाद आवेश देखोगे तो दोनों पर आवेश समान नहीं रहेगा। इस पर आवेश Q1 डैश और इस पर कितना हो जाएगा, Q2 डैश। लेकिन इक्वल जो चीज होगी वो चीज कौन सी होगी, विभव। इस पर विभव V और इस पर भी कितना होगा, V। अब पहले इस पर विभव कितना है, V1, इस पर कितना है, V2। अब जो इसका पोटेंशियल विभव है वो दोनों पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, समान आकार की वस्तुएं होने पर आवेश, कुल आवेश का क्या हो जाएगा, आधा आधा। और अगर असमान आकार की वस्तुएं हैं तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, एक समान। अब इस कंडीशन जब विभव एक समान होगा, आवेश का प्रवाह होगा, उस कंडीशन में ये आकार अलग अलग होने के कारण इसकी रेडियस अलग है, विभव क्या होगा, एक समान। और ये जो है विभव वाली कंडीशन जब पढ़ेंगे उस टाइम सॉल्व करेंगे आवेश किस अनुपात में जाएगा, किस रेशियो में इसका चेंज होगा, क्योंकि वहां पर फिर त्रिज्या का मामला आएगा। किसका मामला आएगा, त्रिज्या का। जैसे इसकी त्रिज्या R1, इसकी R2, इसकी R1 R2 है, तो फिर त्रिज्या के अनुपात में विभव होता है। था विभव का मान, किसी चालक गोले के लिए विभव उसकी त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर यहां पर ये विभव वाली कंडीशन यहाँ V पर डिपेंड करेगा, V का मान। और V का मान किस पर डिपेंड करेगा, R पर, त्रिज्या पर निर्भर करेगा। 2 पॉइंट ये बनाओ। ले और चालन विधि में आवेश हमेशा एक समान रहेगा। और अगर दोनों वस्तु आवेशित हो तब आवेश की प्रकृति चेंज हो सकती है, जो ज्यादा होगा उसका प्रभाव बचा रहेगा। बुक पढ़ी थी एनसीईआरटी वाली, कल पढ़ने का था, 4 पेज पढ़ने का था, ठीक है। या फिर वो अपने नोट्स पर था कि भरोसे भरोसे चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ नोट्स पर था के भरोसे मत रहो, खुद पढ़ के चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, आपके माइंड में वो चीज़ें उतनी स्थायी रहेगी, कंफ्यूज नहीं रहोगे, डर कम हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और नोट्स वाले में क्या होता है कि पका हुआ मसाला मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो छूट भी जाएगी और आपकी जो माइंड की थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी फिर, ठीक है। जब तक जैसे ये पासबुक पर था, नोट्स पर शुरू हुई है ना, तो जो सेल्फ माइंड मेमोरी जो है वो तो धीरे धीरे ख़त्म, मामला डूब रहा है, ठीक है। तो कल पढ़ के आना, मेहरबानी कर लेना खुद पर। किताब पढ़ी है, भेज दी, अरे सेकंड हैंड बुक हाफ रेट में बिकती है। कई पूरे साल किताब खोलते नहीं है, नहीं रहेगी, एकदम अनटच बुक है, अगले साल दाम अच्छे मिलेंगे, हैं? चार्ज और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो हो गई पूरी, ठीक है। कल और आज जो पढ़ा उसमें से ये बना लो लास्ट।
अरे क्या हो रहा है? हैं? ये वाली बातें करने ट्रिक कहाँ सीख ली रे? हैं? देख लिया। अब दो भौतिक राशियां पड़ी, एक शीलता और दूसरी चुंबकशीलता। पढ़े थे एप्सिलॉन म्यू। ठीक है, उसके दो एक मात्रक एक पॉइंट है, वो नोट कर लो। ठीक है, एक होती विद्युतशीलता, जिसको किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, परमिटिविटी। और दूसरी होती है चुंबकशीलता, म्यू। पढ़े दिए? ठीक है, इस एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है ये बताओ। पक्का? ऐसा ही मात्रक पूछ रहा हूँ, ऐसा ही मात्रक। कूलाम स्क्वायर जो लिखा हुआ है बुक में, वो ऐसा ही मात्रक नहीं है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक इसका जो होता है वो होता है फैरड प्रति मीटर। क्या होता है? फैरड प्रति मीटर। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हेनरी प्रति मीटर। ये ध्यान रखना। क्या होता है इसका? फैरड प्रति मीटर। तो आपने जो ये ध्रुवता वाला टॉपिक पढ़ा था, पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक वाला, कौन सा टॉपिक पढ़ा था? संधारित्र के साथ पढ़ा था उसमें सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला। तो संधारित्र वाले कंडीशन से ही यहाँ से फैरेड किसका मात्रक है? धारिता का था, कैपेसिटेंस का, उसके बेस पर है ये। और ये जो चुंबकशीलता है, चुंबकीय गुण कैसे होगा, वो परिनालिका वाले टॉपिक से सोलेनोइड बेस पर है। और उसके लिए कितना मात्रक होता है? हेनरी प्रति मीटर। ये दो चीज नोट करो। ऐसा ही मात्रक वो कूलाम स्क्वायर वो नहीं है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है। ऐसा मतलब क्या है इसका? फैरेड प्रति मीटर। और इसका क्या है? हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, अब ये इसका बताओ विद्युतशीलता आखिर है क्या? ये बताओ, परमिटिविटी है क्या? ये बताओ। विद्युत क्षेत्र को अवरोधित करने की क्षमता। लिख दो, नीचे लिख दो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र को अवरोधित करने की क्षमता। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्ट द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र को अवरोधित करने की क्षमता, यानी वैल्यू ऑफ रेजिस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो पॉइंट याद रखना। ठीक है, छोटे पॉइंट ये, इसका तो कल टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, फैरेड प्रति मीटर। फैरेड किसका मात्रक है? धारिता का। ये देखो कहाँ से है, देखो धारिता का फॉर्मूला क्या था सब? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही था। यहाँ से बताओ एप्सिलॉन नॉट बराबर यही था। हाँ, इसका मात्रक फैरेड। क्या था इसका मात्रक? फैरेड। और डिस्टेंस का मात्रक मीटर। और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये लो, क्या बचा? फैरेड प्रति मीटर। यही तो है। ठीक है, नोट कर लो ये तो। खाई फोल्डर में
ठीक। खाया। ओके ठीक। लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट। हम्म। हाँ लिख ले। हाँ देखो पहला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक शॉक इज एक्सपीरियंस ऑन ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार। जब कार का दरवाजा खोलते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? बताए तो अभी क्या कारण होता है? हीट के कारण तो है नहीं, सीधी सी बात है। ऑप्शन गया डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बस दरवाजे से चार्ज का डिस्चार्ज। दूसरा, ए सॉफ्ट बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। ऋण आवेशित किया गया है, बढ़ेगी, सीधी सी बात है। चाहे ऋण आवेशित करो चाहे धन आवेशित करो, हमेशा बढ़ेगी। इफ टू बॉडीज आर रब्ड एंड वन ऑफ देम एक्वायर्स Q1 चार्ज अनदर Q2 चार्ज। दो बॉडी को आपस में घर्षित किया गया, पहली पर आवेश आया Q1, दूसरी पर आवेश आया Q2, तो रेशियो क्या होगा, इनका आवेश का अनुपात क्या होगा? -1 नहीं, रेशियो में चिन्ह नहीं लिया जाता। ठीक है, अब ये कौन पता है कि पहली वस्तु ऋण आवेशित थी दूसरी थी? नहीं पता। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तो करना पड़ेगा, ये लो मिल गया। ठीक है, बाकी देखो ऑप्शन 1/1 वाला कोई और दूसरा दिया ही नहीं इसने। अगर कहीं 1/1 वाला ऑप्शन और होता तो फिर दोनों आंसर को मानना पड़ जाता है। ठीक है, चलो लास्ट देख लो। इन चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण विधि से जब चार्ज किया जाएगा उसके लिए जरूरी क्या है? बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी एन इंसुलेटर। प्रेरण विधि में कुचालक से आवेशित नहीं कर सकते। सेकंड क्या दिया हुआ है? बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी एन सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वाला तो होना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तीसरा, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी कंडक्टर। दूसरी बॉडी वो जो है चालक ही होनी चाहिए। और एनी टाइप ऑफ बॉडी कैन बी चार्ज, नहीं, कुचालक को आप आवेशित नहीं कर सकते। कौन सा सही है? सी। ठीक है, अब कल और आज जो पढ़ा है कॉपी के पन्ने पलटो, देखो उसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो पूछ लो। ठीक है, पॉज कर दो।